हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए एक अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा 1PSC का जो न्यूज़ लेटर है, जो कि 1 to 7 मई 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो कवर करेगा। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड कोरोना वायरस। अभी हम ये जो आर्टिकल है ये इस पे बेस्ड है कि इस पेंडेमिक के चलते हुए हमारी जो राइट है, राइट टू लाइफ, उसका क्या हो रहा है। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने कई सारे क्वेश्चंस किए सेंट्रल गवर्नमेंट से और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से। ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है। कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स क्या है, क्या क्या स्ट्रेन्स हैं, क्या क्या वेरिएंट्स हैं उसके, ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है। और रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट की एक वर्बल कमेंट्स थे, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को एक मर्डरर बोला फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन रैलीज। ये इससे रिलेटेड है। और अभी कोविड 19 के चलते प्रिजनर्स की जो हालत है, जो वो प्रिजनर्स हैं जो हमारे जैसे कि जेल्स हैं वो ऑलरेडी ओवर ऑक्यूपाइड हैं, उससे रिलेटेड ये है। और बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और बहुत सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ना कि सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इवन कि जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत। बॉम्बे हाई कोर्ट आस्क्ड द सेंटर टू इंक्लूड रेमडेसिविर इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ड्रग्स एंड टू रेगुलेट इट्स प्राइसिंग। हमने अभी रिसेंटली नोटिस किया था कि ये जो ड्रग है, इसका अवेलेबिलिटी इशू है, ये अवेलेबल नहीं है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसकी स्टॉक होल्डिंग हो रही है। तो इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंटर को एक निर्देश दिया। तो कैसे कैसे करेगा सेंटर इस निर्देश का पालन। तो हमारा जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, ये जो है इसके पास पावर्स हैं कि ये रिस्ट्रिक्ट कर सके या रेगुलेट कर सके प्राइसेस को ड्रग्स के, जो कि एसेंशियल हैं ड्यूरिंग ए नेचुरल कैलेमिटी और एपिडेमिक। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो अलाउ करता है restriction or regulation of prices of a drug that was essential during a natural calamity or epidemic। एक और एक्ट है हमारा ड्रग्स कंट्रोल एक्ट। ये ड्रग्स कंट्रोल एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अनेबल करते हैं, उनको सक्षम बनाते हैं एक ऐसी नोटिफिकेशन रिलीज करने के लिए जो कि फिक्स कर सके रेट्स एसेंशियल ड्रग्स के। जैसे कि ये रेमडेसिविर एक एसेंशियल ड्रग्स, इसको ड्रग बनाने के लिए और इसका जो एक प्राइस है वो फिक्स करने के लिए ये दो एक्ट जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं। और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स ये एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है उन ड्रग्स को क्लासिफाई करने के लिए ताकि उसको शेड्यूल ड्रग बना सके। तो और गाइडलाइंस इशू कर सके स्टोरेज, सेल, डिस्प्ले और प्रिस्क्रिप्शन के लिए। और अभी हमने ये देखा कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि इंश्योर मेडिसिन एंड इक्विपमेंट फॉर कोविड नॉट सोल्ड अबव एमआरपी। क्योंकि अभी हमने ये देखा कि ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या जो ये ड्रग्स हैं, जितने भी ड्रग्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे बेचे जा रहे हैं कई मेडिकल शॉप्स या कोई भी सप्लायर द्वारा। तो इनकी जो एमआरपी है उसको फिक्स किया जाए। तो Delhi High Court on Sunday directed the Delhi government to ensure that medicines and equipments like oxygen cylinders and concentrators needed for COVID-19 treatment not be sold above the MRP। तो ये जो प्रोविजंस हैं अगर जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, जो हमारी कंट्री है इस पैंडेमिक से सफ़र कर रही है। अब राइट टू लाइफ क्या है। Right to life under Article 21 is our fundamental right। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस करंट सिचुएशन को देखते हुए ये कहा कि we may record our complete helplessness at the situation। We can only say that the state has failed to protect the right to life of people granted under Article 21 of the Constitution। No, the state has failed, we all have failed, the bench said। तो जब हमारी राइट टू
लाइफ जो है, जो आर्टिकल 21 है, जब हमारा वो वायलेट हो रहा है तो हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये है क्या। तो आर्टिकल 21 हमें गारंटी देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ ये है कि वो लॉ सही है जो कि ड्यूली एनेक्ट किया गया है, जो कि बनाया गया है हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी ने करेक्ट प्रोसीजर के साथ। वो लॉ वैलिड है जो कि हमारी लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी ने बनाया है करेक्ट प्रोसीजर के साथ, वो लॉ। तो ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए है, और ये हमें दो तरीके की राइट्स प्रोवाइड करता है। पहली राइट टू लाइफ, दूसरी राइट टू पर्सनल लिबर्टी। हम इन दोनों के बारे में आगे देखेंगे। तो the fundamental right provided under Article 21 is so much important that Supreme Court has described this right as heart of fundamental right. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस राइट को बोला है कि हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइट टू लाइफ का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि इंसान जी रहा है और किसी भी हाल में जी रहा है, नहीं। इसका यह मतलब है कि इंसान जी रहा है एक डिग्निफाइड लाइफ, एक मतलबी लाइफ, जिस लाइफ का एक मीनिंग हो, एक कंप्लीट हो और वर्थ लिविंग हो, एक डिग्निफाइड लाइफ। वैसे तो लाइफ एक जानवर की भी है और एक इंसान की भी है। तो इंसान की और जानवर की लाइफ में यह फर्क होना चाहिए कि इंसान की लाइफ जो है वो डिग्निफाइड है, मीनिंगफुल है, जिसका कोई मकसद है, कोई मतलब है। तो राइट टू लाइफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट। तो राइट टू लाइफ को लेके हम दो इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ेंगे। एक है पहला फेमस गोपालन केस और दूसरा है मेनका केस। अब गोपालन केस में, जो कि 1950 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो इंटरप्रिटेशन लिया आर्टिकल 21 को लेके, और ये कहा कि स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन अ लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट है वो राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है पर्सन की, एक इंसान की, वो छीन सकती है बेस्ड ऑन अ लॉ। लॉ मतलब किसी भी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव बॉडी या लॉ मेकिंग बॉडी ने जो लॉ बनाया है उसके आधार पे स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ। तो जो वैलिडिटी है लॉ की, वो क्वेश्चन नहीं की जाएगी कि लॉ रीजनेबल है, फेयर है या अनफेयर है या अनजस्ट है। तो उस समय अडॉप्ट किया गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हमने ये देखा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है। वो ये है कि कोई भी लॉ वैलिड है अगर उस लॉ को बनाने का तरीका सही है, तो उस पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि मेनका केस में कंसीडर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी जजमेंट को ओवररूल किया गोपालन केस की, और ये कहा, और एक वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया आर्टिकल 21 को लेके। उसने कहा कि हम आर्टिकल 21 को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से देखेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब the right to life and liberty of a person can be deprived by law provided the procedure prescribed by the law is reasonable, फेयर एंड जस्ट। तो जो भी लॉ है वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये अमेरिकन एक्सप्रेशन है, इंडियन एक्सप्रेशन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि एनी लॉ इज नॉट फेयर, इट विल डिक्लेयर इट एज नल एंड वॉइड। दिस डॉक्ट्राइन प्रोवाइड्स मोर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। सो अब गोपालन केस में क्या देखा, या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हमने ये देखा कि इट हेल्ड दैट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। तो कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी कोई भी लॉ बना सकती है हमारी राइट टू लाइफ के लिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस में ऐसा नहीं है। ड्यू प्रोसेस में ऐसा है कि वही लॉ बनेगा जो कि रीजनेबल है, फेयर है और जस्ट है। ठीक है। तो दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है पर्सनल लिबर्टी। तो गोपालन केस में पर्सनल लिबर्टी को लिया गया लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, जबकि मेनका केस में लिखा गया उसका वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन लिया आर्टिकल 21 का, और ये कहा गया कि इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कॉन्स्टिट्यूट अ पर्सनल लिबर्टीज ऑफ अ मैन।
इसका मतलब कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो एक ह्यूमन को डिग्निफाइड लाइफ जो है वो प्रदान करे, एक डिग्निफाइड, एक वर्दी लाइफ, एक मीनिंगफुल लाइफ प्रदान करे। तो दो केसेस में, एक गोपालन केस में ये देखा कि हमने ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे था, ये एक नैरो इंटरप्रिटेशन थी, और जो हमने मेनका केस में देखा वो ये देखा कि जो राइट टू लाइफ है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ और एक वाइड इंटरप्रिटेशन थी। और अब कोई भी केस को लेके हम लोग जो भी राइट टू लाइफ से रिलेटेड जो भी केस है हम उसको प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ के तहत ही देखते हैं। तो अब इमरजेंसी में क्या होता है, जब इमरजेंसी में जब हमारी कई सारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो छीन ली जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, राइट टू लाइफ को क्या होगा उस टाइम पे। तो अंडर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू सस्पेंड बाय ऑर्डर द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये बोला, द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स granted by Article 20 and 21. It means Article 20 and 21 is protected even during the national emergency. तो आर्टिकल 20 और 21 हमसे कोई नहीं छीन सकता इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 20 क्या है, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन व्हेन whether citizen or foreigner or legal person like a company or a corporation। तो ये जो दो लॉज है ये इवन की हमें इमरजेंसी में भी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो गाइस अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, a tussle between Madras High Court and Election Commission of India, and the Chief Election Commission of India has appealed to the Supreme Court against the oral comments attributed to the judges of the Madras High Court on the poll body and its officials, portraying them as responsible for the surge in COVID-19 pandemic। अब सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि रिसेंटली काफ़ी सारे इलेक्शंस हुए डिफरेंट स्टेट्स में, तमिलनाडु में, केरला में, पौंडीचेरी, असम, वेस्ट बंगाल, और इलेक्शन रैलीज उस टाइम पे कंडक्ट की गई जब कोविड-19 जैसा पेंडेमिक जो है वो पीक पे है। तो हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्ज इन पेंडेमिक। इलेक्शन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पेंडेमिक को बढ़ावा देने के लिए। और इससे क्या हुआ कि मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बातें फैल गई, मीडिया ने इलेक्शन कमीशन को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना शुरू कर दिया, और इवन की पुलिस ने भी एफआईआर रजिस्टर तो की नहीं, लेकिन एफआईआर रजिस्टर ना कर दें इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे इंडिया के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि मद्रास हाई कोर्ट को बोलें कि अपने जो ओरल कमेंट्स हैं उन्हें वापस लें। तो इशू क्या था इलेक्शन कमीशन का, मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक ओरल कमेंट्स दिए अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, portraying them as responsible for the surge in COVID-19 pandemic. It has also reported that the judge called for concerned officers to be put for murder charges. अब हुआ क्या, now the election commission wants to obtain an order from the Madras High Court to gag the media from reporting oral observation made by judges during the hearing of the election related cases. oral order का special leave petition जो थी वो election commission ने फाइल की, अपील की टॉप कोर्ट को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, टू डायरेक्ट द पुलिस नॉट टू रजिस्टर केसेस फॉर मर्डर अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स। इसका ये इम्पैक्ट पड़ा, द ओरल कम्पैक्ट्स वुड इम्पैक्ट और लोअर द फेथ ऑफ द मासेस इन द पोल बॉडी एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब गाइस अब स्पेशल लीव पिटिशन है क्या, स्पेशल लीव पिटिशन ये है, ये हमारे आर्टिकल 136 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये दी गई है, और इससे ये एक पावर देती है सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारा एपेक्स कोर्ट है कंट्री का, टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, कि वो अपील सुन सके अगेंस्ट एनी जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री किसी भी लोअर कोर्ट के। किसी लोअर कोर्ट ने अगर कोई सुनवाई दी है या किसी ट्रिब्यूनल ने सुनवाई दी है तो उसके अगेंस्ट वो अपील को सुन सके और उस जो जजमेंट है उसको खारिज कर सके। तो special leave petition is not an appeal but it is a petition filed for an appeal। ये एक petition फाइल की जाती है कि अपील को सुना जाए, और सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है।
अब आगे की स्लाइड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे कि कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी इलेक्शन कमीशन की प्ली टू रिस्ट्रेन मीडिया रिपोर्ट्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स ए पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि मीडिया जो है, जो कि हमारा फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कंसिडर किया जाता है, उनको भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और ये जो लाइव रिपोर्टिंग है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, ये एक सिटीजन्स की एक लेजिटिमेट राइट है कि वो उनको इन्फॉर्म किया जाए कि कोर्ट में प्रोसीडिंग स्ट्रक्चर कैसी होती है, कोर्ट में कैसे जजेस डिसीजन देते हैं, जजेस के बाद जजेस की डिस्कशंस कैसे होती हैं, तो लोगों को समझ आ सके। और लोगों को ऑपरेशंस जो है कोर्ट के, हमारे हाई कोर्ट के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लोगों को ऑपरेशंस उनके समझ आ सके। तो इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो प्ली थी, स्पेशल लीव पिटिशन की जो थी, वो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन क्या था, ये मेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिटीजन हैव अ राइट टू नो अबाउट व्हाट ट्रांसपायर्स इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। The dialogue in a court indicates the manner in which a judicial proceedings is structured. ठीक है? Arguments addressed before the court, the response of opposing the counsel, and issues raised by the court are matters on which citizens have a legitimate right to be informed. तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कोर्ट में, रिस्पॉन्स जो होता है अपोजिंग काउंसिल का, और जो इश्यूज रेज किए जाते हैं कोर्ट में, जितने भी मैटर्स होते हैं, सिटीजन्स को राइट है कि उनके बारे में उनको बताया जाए। क्योंकि रिसेंटली हमने ये गुजरात हाई कोर्ट में विटनेस किया था, जिसने अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव कर दिया गया था इन ए बिड टू एनहांस पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर मेंस एग्जाम। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इट वुड बी रेट्रोगेट फॉर दिस कोर्ट टू प्रमोट द रूल ऑफ लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस ऑन वन हैंड एंड शील्ड द डेली ऑपरेशंस ऑफ द हाई कोर्ट एंड दिस कोर्ट फ्रॉम द मीडिया बाय गैगिंग इट रिपोर्ट्स। तो एक तरफ तो हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस की, और दूसरी तरफ अगर हम लोग हमारे डेली ऑपरेशंस को लोगों के सामने ना आने दे, तो इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर मीडिया कुछ ओरल जजमेंट्स या ओरल जजमेंट्स के बारे में सामने रखता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द स्पीच। अब अगली स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं कि ओरल जजमेंट्स जो है, जो ओरल कमेंट्स जो है, क्या ये जजमेंट्स का काम करेंगी या नहीं करेंगी। लेट्स गो टू अनदर स्लाइड। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक बेहतरीन जो एक अपना सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई। तो अब बात ये है कि ओरल जजमेंट जो है, वो जो ओरल ऑब्जर्वेशंस है, जो जज सोचता है, क्या वो जजमेंट्स का पार्ट है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा फिर। द कोर्ट सेड ओरल ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ अ हियरिंग डू नॉट बाइंड द पार्टीज, एंड डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द जजमेंट। ठीक है? ये ना कि पार्टीज को बाइंड करती है कि उस पर एक्शन लिया जाए, और डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द जजमेंट, ये जजमेंट का पार्ट भी नहीं है। एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज ओरल was intrinsic to the applicability of mind and the process of judging. This case posed a delicate balancing of power between the High Court and the Election Commission of India, which are both the constitutional authorities. तो हमें ये पता चला कि जो ओरल जजमेंट्स हैं, जो जजेस कमेंट करते हैं, वो पार्टीज को बाइंड नहीं करती, और ना ही वो एक जजमेंट का पार्ट बनती हैं। लेकिन ये एक निष्कर्ष पे कैसे आना है, एक जजमेंट पे कैसे आना है, ये एक उसका पार्ट होती है जरूर एक। तो कोर्ट ने ये भी कहा, द कोर्ट सेड दैट एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज एंड मार्शल इश्यूज द फेनोमेना ऑफ फ्री प्रेस शुड बी एक्सटेंड टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो जो फ्री प्रेस है, जो हमारा मीडिया है, वो कोर्ट की हर जो प्रोसीडिंग्स है, जो उनके कमेंट्स हैं, जो उनके वर्बल व्यूज हैं, उन सब पे रिपोर्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कई केसेस पे। और वो कौन से केसेस हैं? जैसे कि चाइल्ड अब्यूज और मार्शल इश्यूज। चाइल्ड अब्यूज इसलिए क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेटेड इश्यूज होते हैं, इसलिए। अब हम लोग प्रीलिम बाइट्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो या चाहे वो स्टेट पीएससी का हो। तो पहले हम बात करेंगे मूरन योगा मैट।
ये असम में बनाया जाता है, और अभी रिसेंटली ये वाटर हायसिंथ से ये मैट्स बनाए गए कुछ गर्ल्स ने असम में। तो इट्स बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोजिटेबल योगा मैट। इसकी बहुत ही सराहना की गई, इवन कि हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इन्होंने। तो ये एक इनिशिएटिव था। देखो क्या है कि जैसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस इनिशिएटिव्स का एंटरप्रेन्योर्स या कुछ लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये उन्हीं उन्हीं के ऊपर है। तो ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, नेक्टर। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है नेक्टर, अंडर डीएसटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, to involve the entire women community associated with the collective called Simang, meaning dream। उनका एक प्रोग्राम था सिमांग, जिसका मतलब था ड्रीम। ओके, अब दूसरा आएगा आयुष 64। आयुष 64 क्या है कि पॉलीहर्बल ड्रग है, has been found in treating mild to moderate cases of COVID-19 in the clinical trials। तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो एक एंटीवायरल है, इम्यून मॉड्यूलेटर है, और ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज किसकी हैं। तो अब संविदा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी ऑन द नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल 2021। देखो यूपीएससी के एग्जाम में आपको संविदा स्कीम क्या है ये पूछा जाएगा कि संविदा स्कीम है क्या। इट्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। और स्टेट बेसिस के एग्जाम में ये जरूर पूछ सकते हैं कि नेशनल पंचायती राज डे कब आता है। तो आपको दोनों तरीके से, अगर आप दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको दोनों तरीके से इसको देखना पड़ेगा। तो संविदा स्कीम जो है, ये स्कीम जो है, इट प्रोवाइड प्रॉपर्टी राइट्स टू द रेजिडेंट्स ऑफ रूरल एंड इनहैबिटेड एरियाज इन इंडिया बाय यूजिंग ड्रोन सर्विस एंड CORS networks which provides mapping accuracy of 5 centimeters। तो इससे होगा क्या, इससे जो लैंड की जो राइट्स हैं, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उस पर ध्यान रखा जाएगा। तो स्वामित्व स्कीम जो है, जो हमारी स्वामित्व स्कीम है, इससे ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो अपने लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ये एक उनके लिए मददगार रहेगी। इसका मेन मोटिव यही है। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि आर्टिकल 371A, जो कि हमारे नागालैंड से डील करता है। उसमें ये हुआ कि कुछ वुमेन ने 8 वुमेन सेंटेंस्ड फॉर ह्यूमिलेटिंग वुमेन। उसका एक वुमेन है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो जो कि उनके जो नागालैंड की जो नागालैंड की कस्टमरी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग सही नहीं था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इंटरवीन किया और ये कहा कि मिसकंसीव्ड नोशन ऑफ एम्पावरिंग वनसेल्फ विद द सो कॉल्ड विलेज रेजोल्यूशन टू डू बारबेरिक एक्ट्स शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। कोई भी कस्टमरी लॉ को लेके कोई भी बारबेरिक एक्ट अगर होगा, कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अगर होगा, तो उसके साथ सख्ती से पेश किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि विक्टिम डिड हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, but the villagers took matters into their own hands and meted out inhumane justice in their kangaroo court। तो विलेज का रेजोल्यूशन तो ठीक है, विलेज रेजोल्यूशन ठीक है, लेकिन विलेज रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से आगे नहीं है। तो कोई भी इनह्यूमेन जस्टिस अगर होगा तो उसके लिए कोर्ट की इंटरवेंशन जो है वो जरूर। तो कुछ प्रीलिम बाइट्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी इस बार इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अब एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो JNK, उन्होंने आर्टिकल 311 को इन्वोक किया। अब क्या है 311 आर्टिकल? इसके तहत इन्होंने एक गवर्नमेंट टीचर, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट प्रोफेसर को ड्यूटी से डिसमिस कर दिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। द एडमिनिस्ट्रेशन invoked Article 311 of the Constitution to terminate their service without holding any official inquiry। ये मुद्दा क्यों इतना ऊपर उठा कि without holding any official inquiry these three were restricted from their duty। Article 311 क्या है? Article 311 deals with the dismissal, removal or reduction in rank of a person employed in civil capacities under union or a state।
ठीक है। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी नोट ये करता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर एज द केस मे बी इज सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट is not expedient to hold such inquiry into the allegations against a person। ठीक है, तो इंक्वायरी में बी स्किप्ड। तो आर्टिकल जो 311 है उसके तहत उन्होंने ये कहा कि दीज पीपल आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, विच विल एक्ट एज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी, और इसके तहत उनको रेस्टिगेट। अब वरूक ये एक न्यूज में था बिकॉज ऑफ किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान बॉर्डर टेंशन। तो वरूक क्या है, ये एक जमोट जमोट मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है नॉर्दर्न ताजिकिस्तान में। तो इट्स एन एनक्लेव एक्चुअली सराउंडेड बाय किर्गिस्तान दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ इजाफरा इन सुग्द रीजन। तो जमोट्स क्या है यहाँ पे, तो ताजिकिस्तान में जमोट्स है, जैसे हमारे यहाँ म्यूनसिपैलिटी होती है वैसे यहाँ पे। तो ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि इसकी लोकेशन आ सकती है वरूक की, तो नॉर्दर्न ताजिकिस्तान याद रखिएगा, और इसकी मैप की लोकेशन भी आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी। ठीक है। अब ज़ाइलोफिस दीपकी ये क्या है, ये एक स्नेक की स्पीशीज है, स्नेक की स्पीशीज है जो कि न्यूली डिस्कवर्ड है तमिलनाडु में। तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ज़ाइलोफिस दीपकी वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज एसोसिएटेड विद, तो इट्स अ स्नेक स्पीशीज। और इसका नाम जो है एक ये दीपक वीरप्पन जो कि एक हेर्पेटोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम पे, उनके ऑनर पे रखा गया उन। और वुड स्नेक्स के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वुड स्नेक्स क्या है, वुड स्नेक्स आर हार्मलेस, दे आर सब fossorial and often found while digging soil in farms when the logs under the logs in Western Ghats region। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोनों न्यूज। अब प्रिजनर शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल पेरोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे लेके क्या मैं कहना चाहूंगा आपको कि कमेटी बनाई एक सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने ये कहा कि पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग है और थ्रेटनिंग है, तो इससे जो प्रिजनर्स हैं उनकी राइट टू लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है, इसलिए उनको बेल या पेरोल पे रिलीज किया जाए केस टू केस बेसिस पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज मोस्ट प्रीशियस फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अंडर ट्रायल कन्विक्ट्स जितने भी हैं तो उन सबको कंसीडर किया जाए ऑन पेरोल। तो अब कंफ्यूजन ये रहती है या क्वेश्चन ये आ सकता है कि पेरोल और फरलो में क्या डिफरेंस है। तो पेरोल क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि पेरोल क्या है। पेरोल ये है कि इट्स अ टेम्परेरी और परमानेंट सस्पेंशन ऑफ अ सेंटेंस, और ये कंडीशनल होती है, यूजुअली सब्जेक्टेड टू द बिहेवियर ऑफ अ प्रिजनर और फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। ये एक राइट नहीं है, और गिवन टू ये हमेशा प्रिजनर को दी जाती है फॉर स्पेसिफिक रीजन सच एज उसकी फैमिली में कोई डेथ हो जाए या कोई शादी हो या डेथ हो जाए, तो इट्स नॉट अ राइट एक्चुअली, इट इज गिवन टू अ प्रिजनर ऑन केस टू केस बेसिस। अब फरलो क्या है, फरलो इट्स बेसिकली अ राइट ऑफ अ प्रिजनर। इसमें क्या होता है कि कभी लॉन्ग टर्म सेंटेंसेस में जो प्रिजनर है वो होम सिक ना फील करे, उसके सोशल टाइज ना टूट जाए, तो इसलिए उसको एक पीरियोडिकली उसको थोड़े टाइम के लिए उसको प्रिजन से बाहर भेजा जाता है, तो कि उसके ताकि वो अपने फैमिली के साथ अपनी सोसाइटी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो इट इज अ सिमिलर टू पेरोल बट विथ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस लाइक इट इज गिवन ऑन अ लॉन्ग टर्म imprisonment। The period of furlough granted to a prisoner is treated as a remission of a sentence। remission मतलब उसकी सेंटेंस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। Furlough seems as a matter of right for a prisoner to be granted periodically irrespective of any reason। तो जैसे कि ये पेरोल है, ये तब दिया जाता है कि अगर कोई प्रिजनर जो है वो बहुत अच्छा बिहेव करता है या कोई उसको आपदा आ जाती है, लेकिन फरलो जो है ये periodically देते हैं so that to enable the prisoner to retain family and social ties and to counter the ill effects of prolonged time spent in prison। तो ये पेरोल जो है
मैंने जैसे कि बताया कि इट्स नॉट अ राइट, तो इट मे बी डिनाइड टू अ प्रिजनर even when he makes out of a sufficient case, if the competent authority is satisfied that releasing the convict would not be in the interest of the society. ठीक है, तो अब पेरोल और फरलो जो है ये इनको ना रिफॉर्मेटिव प्रोसेसेस माना जाता है कि बेसिकली जो प्रिजनर्स हैं दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, सो उनके साथ भी एक ह्यूमनाइजिंग कंसेप्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। तो पेरोल जो पेरोल और फरलो जो है ये जो प्रोविजंस है वर इंट्रोड्यूस्ड विद ए व्यू टू ह्यूमनाइजिंग द प्रिजन सिस्टम। तो ये जो दोनों जो है प्रिजन एंड फरलो आर कवर्ड अंडर द प्रिजन एक्ट ऑफ 1984। 4 अब एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिसेंटली बड़े सारे वेरिएंट्स जो कोरोना वायरस के हैं वो देख रहे हैं। तो होता क्या है कि देखो, जब हम कोई जेनेटिक स्क्रिप्ट, जैसे हमारी एंशियंट स्क्रिप्ट्स होती हैं, जब हम उसको कॉपी करते हैं या जब हम उसको कहीं ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ गलती आ ही जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब जेनेटिक स्क्रिप्ट्स जो हैं एनकोडेड जो डीएनए या आरएनए में कॉपी होती हैं, जो हमारी बॉडी में कॉपी होती हैं, रेप्लिकेट होती हैं, तो उसमें भी एरर्स आ जाते हैं, उसमें भी म्यूटेशंस आ जाती हैं। तो क्योंकि कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, तो आरएनए वायरस जो है ज्यादा एरर प्रोन है देन द डीएनए वायरस। तो क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस जो है ऑब्वियसली ये इसका जो कोरोना वायरस की जो फैमिली है वो है सार्स कोव 2 जीनोम। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पाया जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंट, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक स्कीम है, नॉमेनक्लेचर स्कीम, पैंगोलिन। पैंगोलिन क्या है? बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि किसी भी वायरस को नॉमेनक्लेचर देने के लिए यूज होती हैं। इसमें से एक है pangolin that uses a hierarchical system based on genetic relatedness, an invaluable tool for genomic surveillance. तो म्यूटेशंस कैसे पिन पॉइंट की जाती हैं? म्यूटेशंस कैन बी पिन पॉइंट यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ऑन द जीनोम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे म्यूटेशंस पिन पॉइंट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड पोजीशंस ऑन द जीनोम। ओके, द ओरिजिनल पेंडेमिक वायरस वाज वुहान, हम इसको वुहान वायरस भी कहते हैं। इन ए फ्यू मंथ वेरिएंट D614G emerged and become globally dominant। तो जो ओरिजिनल जो वायरस एमर्ज हुआ था चाइना में, उसका नाम था वुहान वायरस। अब बात यह है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है, वो आ रही है डिफिकल्टी इन डिटेक्टिंग वेरिएंट्स। ये जो सार्स कोव 2 जो वायरस है ये न्यू है हमारे ह्यूमंस के लिए, और जैसे जैसे ये स्प्रेड हो रहा है वैसे वैसे ही म्यूटेशंस आ रही हैं। Emerging variants with high transmission efficiency become dominant, tending to replace others। तो ये जो वेरिएंट्स हैं ये अलग अलग जियोग्राफिकल कम्युनिटीज में अलग अलग टाइप से पाए जा रहे हैं। जैसे यूके में अलग स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीका में अलग स्ट्रेन है, इंडिया में अलग स्ट्रेन है, स्पेन में अलग स्ट्रेन है। तो जैसे जैसे इसका रेप्लिकेशन हो रहा है वैसे वैसे इसके अंदर और डिफिकल्ट वेरिएंट्स जो है वो आ रहे हैं, डिफिकल्ट म्यूटेशंस आ रही हैं। तो variants were detected in UK and South Africa because genetic studies were systematically done। सबसे पहले यहाँ पे जेनेटिक ये स्टडीज की गई और इनके वेरिएंट्स कुछ और थे। और फिर क्या हुआ, जब लोग ट्रेवल हुए फ्रॉम यूके टू ब्राजील, ब्राजील टू इंडिया, इंडिया टू चाइना, तो हुआ क्या कि वहां का वेरिएंट वहां पहुंचा, एक कंट्री का वेरिएंट दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री का वेरिएंट तीसरी कंट्री में। तो वायरस ट्रांसफर हुआ उन लोगों में ट्रांसफर हुआ, उन लोगों में वायरस ने म्यूटेट किया, अलग अलग म्यूटेशंस आई और उसी से वायरस फिर दोबारा रेप्लिकेट होने लगा। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न है सबसे बड़ा वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न क्या है कि ये एक तीन प्रॉपर्टीज हैं वायरस में जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पहला ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, दूसरा डिजीज सिवियरिटी एंड तीसरा एस्केप फ्रॉम इम्यूनिटी कवर ऑफ वैक्सीनेशन। तो जो हमारा जो वायरस है उसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहली ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कि कितनी जल्दी वो ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरी डिजीज सिवियरिटी कि उससे कितनी ज्यादा सिवियर डिजीज हो रही है,
और तीसरा, जो प्रेजेंट वैक्सीन जो बन रही है वो उसकी इम्यूनिटी, उस वायरस की इम्यूनिटी उस वैक्सीनेशन के प्रति कैसी है। तो in many countries, including India, the variants of concern by the virtue of increased transmissibility have kicked off a new wave of epidemic transmission. The Indian SARS-CoV-2 Genome Consortium, ये एक बॉडी बनाई गई है, नेटवर्क ऑफ 10 competent public sector laboratories for handling all variants of concern. और सबसे बड़ा ये तीसरा कंसर्न है वो है इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। तो इम्यूनिटी जो कि करंट वैक्सीनेशन ऑफर कर रही है यूजिंग एंटीजेंस मेड फ्रॉड D614G वेरिएंट विच अप्लाइज टू मोस्ट वैक्सीन इन करंट यूज। तो अब क्या होता है कि जो वैक्सीन की जो क्षमता है वो उसकी एफिकेसी जो है, उसकी क्षमता है वो जो कम हो जाती है जब अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स जो है वायरस के उस पे जब वो उसको रिएक्ट करना पड़ता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वैक्सीनेशन की जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है और री इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे हमने देखा कि लोगों में वैक्सीनेशन लग गई है लेकिन फिर भी उनको जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इन्फेक्शन और तो एक इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया और ये सिखा कि इंडिया इज इन द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सेविंग लाइव्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। वी नीड अ फाउंडेशन ऑफ ब्रॉड बेस्ड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस and biotechnology companies, all of which must be funded, encouraged and appreciated, and talent must be awarded. India must heavily invest in biosciences and they must take initiatives in a big way because long-term goals, products and profit will make us healthier and wealthier. तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे और ये जितने भी कंटेंट है ये 1psc.com उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उस पर ज़रूर जाइएगा। उस पर क्लिक करके जितना भी ये कंटेंट है ये आपको टेक्स्ट की फॉर्म में भी मिल जाएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके एस्पिरेंट्स दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें प्लीज़ ये शेयर कीजिएगा सो दैट हम आपको और भी क्रेडिबल कंटेंट दे सके। देखिए, वीडियो का मकसद है क्रेडिबल कंटेंट देना, तो वो जिसपे हम लोग कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। Thank you. Stay safe. Stay healthy. Bye bye.